नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। देखिए, आज हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है कि जो हमारी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज हैं, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, उसके जो जवान हैं और कैडर अधिकारी, इनका मोह भंग क्यों हो रहा है। वे बीच राह में ही अपनी नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं। अगर पिछले 5 वर्ष की गाइज हम बात करें तो सीएपीएफ यानी कि दैट इज द सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज, जिसके अंदर सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल या फिर सीआईएसएफ को आती हैं। इनमें तकरीबन 50,000 कर्मियों ने अपनी जॉब को अलविदा कह दिया। और इतना ही नहीं, इन बलों में आत्महत्या के भी केस बढ़ रहे हैं। गृह मामलों की एक संसदीय स्थायी समिति है, दैट इज द पार्लियामेंट्री कमेटी, उसने इस बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने होम मिनिस्ट्री से एक आंकड़ा मांगा, डाटे मांगा। उस डाटा के आधार पर इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे। 242वीं रिपोर्ट रहने वाली है। इसके आधार पर इन्होंने बताया कि जो अधिकारी और ये जो जवान जॉब छोड़ रहे हैं ना, इसका सीधा का सीधा असर हमारी फोर्सेज के मनोबल पर पड़ने वाला है। इससे हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको भी एक प्रकार से खतरा हो सकता है। तो हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से रीजन हैं, ऐसे कौन से कारण हैं भाई, जिससे हमारे जवान फौज को पसंद नहीं कर रहे हैं, फौज को बीच में ही क्विट कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो वॉलेंटरली रेजिग्नेशन हो या फिर प्रीमेचर डिस्चार्ज हो, तो इस प्रकार से जवान फौज को छोड़ रहे हैं। सीएपीएफ की हम बात करते हैं तो, या फिर ये आंकड़ा जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स या नेवी की बात करें तो वहां पर भी ये तकरीबन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी के लिए आई नहीं है, उसके ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, तो हम बात करेंगे, हेयर इज द न्यूज। 50,000 प्लस पर्सनल क्विट पार्लियामेंट्री जॉब्स इन 5 ईयर। 5 साल का यह आंकड़ा इन्होंने पेश किया है कि अर्धसैनिक जो बल है यहाँ पे अलविदा कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक चीज मैं पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि ये 2018 का एक आर्टिकल छपा था। 2018 के अंदर सरकार के द्वारा एक न्यूज आई थी कि पर्सनल रीजन मैन केज फॉर द जवान क्विटिंग पार्लियामेंट्री फोर्सेज। इन्होंने बोला कि ये पर्सनल रीजन है, या वास्तव में ही इस प्रकार से ये फैमिली प्रॉब्लम की वजह से नौकरी छोड़ रहे हैं या कोई पर्सनल रीजन की वजह से नौकरी छोड़ रहे हैं। इसके ऊपर अभी फिलहाल के लिए क्या कहा गया है उस बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत प्यारी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अंत तक वीडियो को देखना, उसके बाद एक लाइक कर देना और शेयर कर देना। राइट, तो न्यूज ये थी कि अभी जो रिपोर्ट पेश की गई है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, या फिर होम मिनिस्ट्री की एक कमेटी है, दैट इज दी पार्लियामेंट्री परमानेंट कमेटी। ठीक है, इस कमेटी के द्वारा होम मिनिस्ट्री से आंकड़ा मांगा गया और उसी के आधार पर इन्होंने रिपोर्ट पेश की है। उसमें बताया गया है कि 50,155 पर्सनल फ्रॉम द कंट्रीज 6 पार्लियामेंट्री पैरामिलिट्री फोर्सेज हैव क्विट देयर जॉब्स इन द लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों में तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी है, ये बात है। नाउ अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द 242nd, ये वाली रिपोर्ट है 242nd डिमांड फॉर ग्रांट रिपोर्ट, ये याद रख लेना। इसके आधार पर यह आंकड़ा पेश किया गया है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं, ये जो लेवल ऑफ एट्रिशन है ये अफेक्ट कर देगा भाई इस चीज को, वर्किंग कंडीशन इन दी फोर्सेस, बिल्कुल करेगा। जो हमारे जवान हैं उनका मनोबल यहाँ पे गिरेगा। साथ ही साथ जो मोराल है फौज में नौकरी करने का या फौज में जाने का, वो भी जो बाहर के जो यूथ है, सिविलियन यूथ है, उनका भी यहाँ पे गिरने वाला है। अगर ऐसा ही आंकड़ा चलता रहा तो मतलब लोग सोचेंगे क्या हम अपने बच्चों को आर्म्ड फोर्सेज में भेजें या फिर नहीं भेजें। या फिर ये जो सुसाइड वाला मामला, इसको देखकर भी लोगों के मन में एक चिंता का विषय बना रहेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, so that urgent measures have to be taken to improve the working conditions significantly and motivate the personnel to stay in the forces। ये सरकार को चाहिए। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं आर्म फोर्सेज में सेपरेट वाइज, जैसे कि देखिए असम राइफल की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको असम राइफल के अंदर यहाँ पे ये जो एट्रिशन का केस है देखने को मिलेगा। इसके बाद सीआईएसएफ हो जाएगा, दैट इज द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। लेकिन बीएसएफ है या फिर सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, इनमें भी कोई कम नहीं है। सबका मामला सेम चल रहा है। सबके अंदर जॉब को यहाँ पे छोड़ा जा रहा है लोगों के द्वारा, जवानों के द्वारा। नाउ बिटवीन 2018 एंड 2023, 2023 और 18 के बीच में यहाँ पे बताया मैंने कि 50,000 लोगों ने अपनी जॉब को छोड़ दिया। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर यहाँ पे बताया बीएसएफ का। राइट, हाँ असम राइफल, अच्छा ठीक है, ये बीएसएफ के अंदर सबसे ज्यादा नंबर है कि 23,000 के तकरीबन या 23,500 के तकरीबन लोगों ने अपनी जॉब यहाँ पे छोड़ी। सीआरपीएफ के अंदर 13,640 एंड सीआईएसएफ के अंदर 5,876 यहाँ पे जवान ऐसे थे जिन्होंने अपनी जॉब को अलविदा कह दिया। ठीक है, ये तो था जवानों को नौकरी छोड़ने का मामला।
अब सुसाइड केस की अगर हम बात करें, देखिए ये भी सबसे ज्यादा चिंता का विषय है हमारे लिए, सरकार के लिए भी। ये ये जो आंकड़ा है, ये जो फिगर है, बहुत ही ज्यादा डरावना फिगर है। इसको आप कम मत समझिए। 654 अगर सुसाइड केस 2018 और 2022 के बीच में आते हैं 5 सालों में, तो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए चिंता की विषय है कि क्यों जवान यहाँ पे सुसाइड कर रहे हैं। एक जवान को ट्रेन करने में सरकार लाखों रुपए खर्च कर देती है, और वो जवान अगर सुसाइड कर लेता है तो उसकी कमी को भरने के लिए देखिए सरकार को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये बात है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे सुसाइड के केस अगर हम बात करते हैं तो सीआरपीएफ के अंदर देखने को मिलेंगे 230, 230 डेथ्स यहाँ पे सीआरपीएफ के अंदर देखने को मिली। इसके साथ साथ बीएसएफ में 174, सीआईएसएफ के अंदर 89, एसएसबी में 64 हो जाएंगे, आईटीबीपी में 51, असम राइफल में 43, एंड एनएसजी दैट इज नेशनल एनएसजी, एनएसजी के अंदर ये हो जाएंगे 3 जवान यहाँ पे एक प्रकार से अपने जीवन को खो दिया इन्होंने। ठीक है, ये आंकड़ा आपने देखा, बहुत ज्यादा डरावना आंकड़ा भाई सच में। अब सबसे ज्यादा सीआरपीएफ की जो ऑफिशियल्स हैं, जो सबसे ज्यादा सुसाइड के जो केस हैं, एक सीआरपीएफ के सीनियर ऑफिशियल के द्वारा बताया गया कि छत्तीसगढ़ के अंदर आपको इस रीजन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी फोर्सेज हैं, ये पोस्टेड है टू टैकल, टू डील विद अगेंस्ट दी माओसिस्ट, यानी कि जो नक्सलवाद है, जो माओसिस्ट हैं, या फिर जो माओवाद जिसको आप कहते हो, या फिर इंसर्जेंसी जो ग्रुप है, इंसर्जेंट ग्रुप से लड़ने के लिए, उनको एक प्रकार से डील करने के लिए छत्तीसगढ़ वाले इलाके में सबसे ज्यादा डेथ्स हमको देखने को मिली है सुसाइड की। ठीक है, क्योंकि वर्किंग जो कंडीशन है, अगर वो आपकी टफ होगी ना, तो वो चीज आपको डिप्रेशन के अंदर लेके जाएगी, और ये डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। इंसान को कोई बीमारी हो जाए, अच्छा चलेगा, लेकिन डिप्रेशन सबसे खतरनाक बीमारी है। ये आपको मृत्यु तक पहुंचाने में सबसे बड़ा कारक है। राइट। तो देर आर 2 सुसाइड रिपोर्टेड लास्ट मंथ, और लास्ट मंथ भी यहाँ पे 2 सुसाइड के केस देखने को मिले थे। अराउंड 39,000 ऑफ द सीआरपीएफ पर्सनल वर्क इन कंजक्शन विद द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट पुलिस इन छत्तीसगढ़ टू कीप ए लीड ऑन द माओइस्ट कंफ्लिक्ट, अर्थात माओइस्ट के ऊपर लगाम कसने के लिए, नकेल कसने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार पुलिस के साथ यहाँ पे जवान तैनात हैं, अपना कार्य करते हैं। ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक उनसे प्रश्न पूछा गया था, उसके जवाब में उन्होंने पार्लियामेंट में लास्ट वीक एक रिप्लाई दिया है कि हमने क्या किया है कि एक टास्क फोर्स का यहाँ पे गठन किया है, वो हैज बीन सेटअप। ये टास्क फोर्स गठन कर दी जा चुकी है, जो आइडेंटिफाई करेगी द रिस्क फैक्टर्स, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, और साथ ही साथ कौन से रिस्क ग्रुप हैं जो ऐसा करने पे जवानों को मजबूर करते हैं। उस चीज को एक प्रकार से आइडेंटिफाई करने के लिए ये वाला टास्क फोर्स बना दिया गया है, और ये अपना काम कर रही है। ठीक है। नित्यानंद राय जी जो हैं, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होम अफेयर्स हैं, इनके द्वारा बताया गया है, अभी के लिए इनके द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा रही है। साथ ही साथ ये सजेशन भी देने वाली है, रीमेडियल स्टेप्स टू प्रिवेंट सुसाइड एंड फ्रेट्रिसाइड्स। अब सुसाइड को तो आपको पता है, अभी खुद की ही हत्या करना, खुद के जीवन का बलिदान देना। फ्रेट्रिसाइड दैट इज द भ्रातृ हत्या, यानी कि जो आर्म्ड फोर्सेज के अंदर हमको एक चीज और देखने को मिलती है कि जो जवान होते हैं आपस में ही दूसरे जवान की हत्या कर देते हैं, किसी भी रीजन के चलते, जैसे कि डिप्रेशन के चलते, आपसी लड़ाई के चलते, या फिर और भी रीजन हो सकते हैं। ठीक है। जैसे फिलहाल के लिए आपको न्यूज, मैंने वीडियो भी उसके ऊपर बनाई थी, ये जो भटिंडा फायरिंग केस था, अब उसके अंदर एक एंगल फ्रेट्रिसाइड का भी निकल के आ रहा है। हालांकि दो यहाँ पे जो आतंकवादी समूह हैं, उनके द्वारा जिम्मेवारी ली गई है, उसके ऊपर जांच बैठी हुई है, जांच चल रही है, लेकिन जो फ्रेट्रिसाइड वाला इशू है गाइज, वो भी यहाँ पे उस एंगल से भी जांच चलेगी। ठीक है। क्योंकि जो राइफल वहां पे गायब हुई थी, आई एम श्योर कि आपने वो वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है आई बटन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज वो वीडियो एक बार जाके देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है आपके लिए। ठीक है, इस मामले में। तो वहां से एक राइफल गायब हुई थी, तो ये जो राइफल गायब हुई ना, ये ऐसे ही मतलब यहाँ से गायब नहीं होने वाली है, अंदर का ही कोई जवान भी शामिल हो सकता है इस चीज के अंदर। तो फ्रेट्रिसाइड एंगल को भी एक प्रकार से टैकल यहाँ पे जांच चल रही है। अब देखिए, इस चीज को भी, फ्रेट्रिसाइड हो गया, सुसाइड हो गया, या फिर अदर रीजन है, उनको यहाँ पे डील करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है सरकार के द्वारा, ऐसा बताया है लास्ट वीक। ठीक है। अब एक एसोसिएशन है, दैट इज द कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पार्लियामेंट्री फोर्स मार्टियर्स वेलफेयर एसोसिएशन। इसके महासचिव रणवीर सिंह जी का कहना है कि इन जवानों को घर की कोई परेशानी नहीं है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट दिखाई थी, दैट इज ये वाली रिपोर्ट, या फिर ये वाला जो आर्टिकल, जो पर्सनल रीजन बताता है जवानों को नौकरी छोड़ने का।
यहाँ पे इनके द्वारा बताया कि भाई घर की कोई परेशानी नहीं है, इन्होंने साफ साफ इनकार किया है। सरकार इस मामले में झूठ बोल रही है। इन्हें ड्यूटी पर क्या परेशानी है इस बारे में सरकार को कोई बात नहीं करती है, और सरकार को कुछ मतलब नहीं है कि ड्यूटी के ऊपर क्या परेशानी है जवानों को। ये सच्चाई है गाइस, ठीक है। कोई भी खुल के ऊपर इस चीज के ऊपर बोलना नहीं चाहता है। और देखिए, आप इस चीज के ऊपर आप अगर सर्च करोगे तो बहुत ही कम आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी, क्योंकि कोई इसके ऊपर बोलना नहीं चाहता। ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। आतंक की बात करें, नक्सल, चुनावी ड्यूटी, आपदा, वीआईपी सिक्योरिटीज, अन्य मोर्चों पर इन बलों के जवानों को तैनात किया जाता है। बावजूद उसके इन्हें सिविल फोर्स का दर्जा दे दिया जाता है। तो ये कुछ कारण हैं, हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से जवान नौकरी छोड़ रहे हैं। तो सबसे पहला तो भाई देखिए, जवान अगर बात करें, घर की परेशानी नहीं होती है। कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा कि जवान अगर ड्यूटी पे है उसको परेशान किया जाए। उसकी फैमिली उसको कोऑपरेट करती है। हमारे आसपास में, आपके आसपास में बहुत सारे फौजी भाई होंगे जो अपनी ड्यूटी प्रॉपरली निभाते हैं। फैमिली सपोर्ट करती है, पूरा एक प्रकार से सोसाइटी उनको सपोर्ट करती है। तो सबसे ज्यादा अगर देखने को मिलता है तो ड्यूटी के ऊपर ही परेशानी देखने को मिलती है, ये सच्चाई है। इस चीज को हम नकार नहीं सकते हैं। साथ ही साथ जो सिविल फोर्स का इनको दर्जा दे दिया जाता है, ये भी इनको कहीं ना कहीं हर्ट करता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं आर्मी की, एयरफोर्स या नेवी की, उनके बराबर दर्जा इनको नहीं दिया जाता है। राइट, लेकिन काम उतना ही करना पड़ता है। जवानों को पुरानी पेंशन से वंचित रखा जा रहा है, ये भी बात सच्चाई है। पुरानी पेंशन से तो अब देखिए भूल ही जाओ, पुरानी पेंशन वाला जो सिस्टम है। सिपाही से लेकर कैडर अफसरों तक की पदोन्नति, यानी कि उनका जो प्रमोशन है उसके में अंदर भी लंबा वक्त यहाँ पे लगता है। ठीक है। अगर आप हवलदार बनना चाहते हो या फिर एक नायक बनने के लिए भी कम से कम 11 से 12 साल आपको इंतजार करना पड़ता है। 11 से 12 साल की सर्विस के बाद ही आपको नायक मिलता है, और उसके फिर बाद में आपको हवलदार मिलता है। यानी कि प्रमोशन के अंदर भी बहुत ज्यादा डिले देखने को मिल रहा है। ठीक है। साथ ही साथ नतीजा ये निकलता है कि जवान इससे टेंशन में रहने लगते हैं। अब टेंशन दैट इज डिप्रेशन, वही बात है। दूसरा इनके द्वारा बताया गया कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको भारतीय सेना के बराबर शहीद का दर्जा भी नहीं मिल पाता है, इसलिए इनको शहीद का दर्जा मिले, ऐसा इनका मानना है। एसोसिएशन जो मैंने बताया, इसकी यहाँ पे डिमांड है, या फिर आर्म्ड फोर्सेस की डिमांड है कि भाई शहीद का दर्जा भी दिया जाना चाहिए। बहुत सारे जवान यहाँ पर अपनी ड्यूटी को निभाते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, तो शहीद का दर्जा उनको नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से शहीद का दर्जा भी उनको मिलना चाहिए। ठीक है। इन बलों के लिए पुनर्वास और पुनः बोर्ड भी गठित किया जाना चाहिए। जो रिहेबिलिटेशन बोर्ड्स होते हैं वो भी इनके लिए स्थापित होना चाहिए। साथ ही साथ बीएसएफ के जो पूर्व डीजीपी हैं, दैट इज संजीव सूद, उनके द्वारा इन्होंने बताया कि कई जगहों पर वर्कलोड ज्यादा है। इसी कारण जवान ठीक से सो भी नहीं पाते। सोएंगे नहीं, नींद पूरी नहीं होगी, खाना पूरा अच्छा ढंग से नहीं खाएंगे, तो वही फिर डिप्रेशन में जाएंगे। डिप्रेशन में जाएंगे, आखिरी हथियार बचता है अपने पास, ये बात। ठीक है। तो बहुत खतरनाक इश्यू है ये। अच्छा, वे समस्याएं किसी को भी नहीं सामने रख पाते, ये भी सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप सीनियर ऑफिसर को अपनी समस्या बताओगे तो आपकी समस्या को वहीं पर दबा दिया जाएगा, ऊपर तक पहुंचाया ही नहीं जाएगा उस चीज को। तो ठीक तरह से उस सुनवाई भी नहीं हो पाती है। कई बार जवान अपनी परेशानी लेकर जाते हैं, लेकिन परेशानी को वहीं पर दबा दिया जाता है कि जवान मत खोलो बस। ठीक है। और ये बातें जवानों को तनाव की ओर लेके जाती है। कुछ स्थानों पर बैरक और दूसरी सुविधाओं जैसी कमी भी नजर आती है। अब बैरक मैंने बताया, बैरक वे होते हैं जहां पर जवानों का रेजिडेंशियल एरिया होता है। जवान जहां पर रात को सोते हैं, खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। ठीक है। तो बैरक्स के अंदर रहते हैं। अब बैरक्स के अंदर काफी जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं वो नहीं मिल पाती हैं। जैसे कि कई बार लाइटनिंग की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ढांचा ही बिगड़ा हुआ है। ठीक है। कहीं से सीलन आ रही है, कहीं से दीवार टूटी है, कहीं, मतलब सच्चाई है ये, आप मानिए इस चीज को। आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप कह सकते हो कि नहीं बहुत अच्छी सुविधाएं मिली, नहीं मिलती भाई। ठीक है। और बताओ, नहीं मिलती, ये सच्चाई है, मानना पड़ेगा आपको भाई। सब कुछ एक प्रकार से बहुत कंडीशन खराब है। खाने की अगर हम बात करें, हमको लगता है फौज बढ़िया खाना देती है। ठीक है। लेकिन कई बार ऐसी वीडियोस हमारे सामने आती है जो दिल दिल दहला देने वाली है। ठीक है। कि क्या तो ऊपर से परोसा जाता है और क्या मिलता है। बहुत बहुत चीजें इसके अंदर फैक्टर बहुत बहुत इन्वॉल्व होती हैं। ऊपर से आता ठीक है, लेकिन आते 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 जवानों तक पहुंचने पर वो नहीं मिल पाता। ठीक है। अगर ऊपर से रुपया चलता ना, तो जवानों को उसके अंदर से फिर 25 पैसे भी नहीं मिल पाते हैं। ये सच्चाई है, खाने के लिए मैं बता रहा हूँ। कई दफा सीनियर की डांट फटकार। अब ये सीनियरिटी जूनियरिटी ये चीज भी यहाँ पे एक प्रकार से जवानों को आत्महत्या करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कि एक प्रकार से आप जो सीनियर अफसर है उसके सामने आप जबान नहीं खोलोगे, आपको अपनी बात कहने का कोई हक नहीं है। अगर कोई आपकी परेशानी है आप बस उसको लेके बैठे रहो। तो ये चीज है, चलती रहती है। ठीक है। और प्रमोशन रैंक वगैरह ये मैंने आपको बताया था।
ये चीज एक प्रकार से कुछ फैक्टर्स हैं जो जवानों को क्या करते हैं, इस प्रकार से डिप्रेशन में ले जाने के लिए एक कारक का कार्य करते हैं। अब दूसरा यहाँ पे एक और चीज बताई गई कि 100 दिन का जो छुट्टी का प्रावधान है। जैसे देखिए, अगर हम आर्मी की बात करते हैं, आर्मी के अंदर अगर आप बात करोगे तो 90 डेज यहाँ पर आपको प्रॉपर लीव देती है, लीव मिलती है, ठीक है। छुट्टी अगर बात करें 90 डेज की मिलती है। आई थिंक आर एयरफोर्स और नेवी में ये 60 डेज है, ठीक है। तो वहां पर कम है, आर्मी के अंदर 90 है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये चीज है। अब यहाँ पर भी इनको बोला गया कि कम से कम भाई प्रति वर्ष 100 दिन की छुट्टी यहाँ पर मिलनी चाहिए, ताकि जवान 100 दिन तो कम से कम अपनी फैमिली के साथ रहें, फैमिली को बिताएं और अपना जो रिफ्रेशमेंट है वो करें, ठीक है, इंजॉय करें लाइफ को। ऐसा नहीं कि बस ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। वर्कलोड इतना है कि उस चीज को कम करने के लिए 100 दिन की छुट्टी यहाँ पे 2019 के अंत में यहाँ पे घोषणा की गई थी। लेकिन समस्या तो ये है कि आज 4 साल के बाद भी इस चीज को लागू नहीं किया जा रहा, इस चीज को लागू नहीं किया गया है। समस्या ये है सबसे बड़ी। इस योजना में ऐसे प्रावधान बताए गए थे, मैंने बताया कि जवान कम से कम 100 दिन अपने परिवार के साथ व्यतीत कर सकता है, लेकिन लागू नहीं हुई है ये चीज। कन्फेडरेशन ऑफ एन एक्स पैरामिलिट्री फोर्स मार्टिस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 2021 में इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय से आरटीआई के द्वारा एक सवाल पूछा गया था कि कितने जवानों को इस साल यानी कि 2021 के अंदर 100 दिन की छुट्टी मिली है। तो आप देखिए, गृह मंत्रालय का यहाँ पे जवाब आया कि कुछ नियमों का हवाला देकर इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया गया, ठीक है। अब वो कौन से नियम है हमको नहीं पता, ये इनको ही पता है भाई। तो इस चीज का जवाब भी नहीं दिया गया कि कितने जवानों को 100 दिन की छुट्टी मिली है। तो जवाब यही है कि एक भी जवान को 100 दिन की प्रॉपर छुट्टी नहीं मिली होगी। राइट, ये सच्चाई है, ठीक है। तो अब संसद के मौजूदा सत्र में इस विषय को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में गृह मंत्री, जो राज्य गृह मंत्री हैं, दैट इज नित्यानंद राय, इन्होंने कहा इस बात का प्रयास चल रहा है। अभी तो ये कह रहे हैं कि प्रयास चल रहा है, 4 साल हो गए हैं, अभी भी प्रयास चल रहा है कि सीआरपीएफ कार्मिक अपने परिवारों के साथ यथासंभव 100 दिन की छुट्टी मतलब बिता सकें। अभी तो 4 साल हो चुके हैं, प्रयास चल रहा है, और 4 साल और प्रयास चलेगा, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय मंत्री नित्यानंद राय ने संसद के सत्र के दौरान राज्यसभा में बताया कि इन बलों में आत्महत्या और बेहतर हत्याओं को रोकने के लिए जोखिम के प्रासंगिक घटकों एवं प्रासंगिक जोखिम समूह की पहचान करने तथा उपचारात्मक उपायों से संबंधित सुझाव देने के लिए कार्यबल का गठन किया गया है, और जो अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। मैंने बताया ना, जो फैक्टर दैट इज दी जो फैक्टर्स थे उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए जो रिस्क ग्रुप और रिस्क टास्क यहाँ पे बनाई गई है, एक कार्यबल दैट इज दी टास्क फोर्स यहाँ पे गठित किया गया है, ये इनके द्वारा बताया गया है। तो ये मामला था। आई होप कि आपको चीजें तो समझ में आई होगी कि किस प्रकार से वास्तविकता में प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। अब सजेशन क्या दिए जा सकते हैं, देखिए सजेशन के अंदर हम कह सकते हैं कि एक सर्वे यहाँ पे कंडक्ट करवाना चाहिए, है ना, टू अंडरस्टैंड व्हाई पर्सनल वर्क क्विटिंग देयर जॉब। एक सर्वे, जो जॉब छोड़ रहे हैं ना, उनसे सर्वे होना चाहिए कि आपने जॉब क्यों छोड़ी है। भाई कम से कम जो रीजन पता चलेगा, एक सर्वे होगा, उसके अकॉर्डिंग हम कोई ना कोई समाधान तो निकाल सकते हैं। और जो जॉब छोड़ रहे हैं उनसे एक इंटरव्यू करवाना चाहिए, और इंटरव्यू के आधार पर ही सर्वे पूरा यहाँ पे कंडक्ट होगा, और इस प्रकार से एक रिपोर्ट तैयार की जाए। उस रिपोर्ट के आधार फिर आगे जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो हमको अपनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये सर्वे से क्या होगा, इस सर्वे से जो भी फैक्टर्स हैं लीडिंग द एट्रिशन, उनका हमें पता चलेगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। इसके साथ साथ संसदीय समिति ने कहा कि आत्महत्या के केस बल की वर्किंग कंडीशन पर भी असर डालते हैं। अभी संसदीय समिति अच्छा काम कर रही है, इन्होंने इसके ऊपर मुद्दा उठाया है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। राइट। अब सेवा के नियमों में भी यहाँ पे सुधार की गुंजाइश है, बिल्कुल गुंजाइश है भाई। जो भी रूल एंड रेगुलेशन है जो हमारे चलते आ रहे हैं पुराने समय के, यानी कि ब्रिटिश इरा के जो रूल एंड रेगुलेशन चलते आ रहे हैं, उनके अंदर भी सुधार की गुंजाइश है। जवानों को प्रोत्साहन दें, रोटेशन जो पॉलिसी है उसके तहत पोस्टिंग दी जानी चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक जवान को मान के चलिए रोटेशन के तहत पोस्टिंग अगर मिलती है, तो 3 साल कहीं पोस्टिंग, फिर 3 साल कहीं पोस्टिंग, 3 साल कहीं पोस्टिंग, तो उसमें रोटेशन वाइज पोस्टिंग होनी चाहिए। और इस रोटेशन वाइज में भी कई ये होना होना चाहिए कि जो लगातार कठोर जो है ना तैनाती वो न दे, ठीक है। कभी फील्ड में, कभी पीस में, कभी फील्ड में, कभी पीस में, इस प्रकार से रोटेशन होना चाहिए। साथ ही साथ ट्रांसफर पॉलिसी ऐसी बनाई जाए कि जवानों को अपनी मनपसंद की ड्यूटी का स्थल भी मिल जाए। राइट। कई बार होम ग्राउंड भी मिल जाए, या फिर जवान जो चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर ड्यूटी चाहिए, जम्मू कश्मीर में चाहिए, हरियाणा में चाहिए, पंजाब में चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू जवानों की जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग भी जो उनकी पोस्टिंग है वो मिलनी चाहिए। ताकि अगर ऐसे उपाय किए जाएंगे तो नौकरी छोड़ने वालों की संख्या में कमी हो सकती है, ठीक है। तो ये थी।
ये लेक्चर था, ये कुछ सुधार थे, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आप लोगों की क्या राय है इसके ऊपर? आप लोगों को क्या इस पे ओपिनियन है? यू गाइज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड सभ्य तरीके से कमेंट करना। ये बहुत सेंसिटिव इशू है भाई, है ना? हमारे जवानों की बात है। देखिए सरकार को करना चाहिए इसके ऊपर कुछ ना कुछ, जरूर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। तो ये चीज है। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो एक सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना।